नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल लीगल खजाना पर। मैं प्रदीप नवानी एडवोकेट आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं रिगार्डिंग एंटीसिपेटरी बेल। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि बेल होता क्या है, बेल ऑर्डर क्या होता है। बेल ऑर्डर एक तरीके का एक जुडिशियल ऑर्डर है जो कि पुलिस की अरेस्ट करने की पावर पर रोक लगाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसकी नेसेसिटीज हैं और क्या इसकी जरूरतें हैं। तो अब बात करते हैं कि बेल की रिक्वायरमेंट कब शुरू होती है। बेल की रिक्वायरमेंट आती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन द नॉन बेलेबल ऑफेंस। पुलिस दो टाइप के ऑफेंसेस की एफआईआर रजिस्टर्ड करती है। वन इज द बेलेबल ऑफेंस एंड सेकंड इज द नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें यानी कि हम बेलेबल ऑफेंसेस की बात करें तो इस पर कम श्रेणी के अपराध आते हैं यानी कि लाइट ग्रेविटी ऑफेंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मारपीट जो कि अंडर सेक्शन 323 आईपीसी के अंदर डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल डेफेमेशन यानी मानहानि जो कि आईपीसी के 499 और 500 सेक्शन के अंदर डिफाइंड है। एज फार एज द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आर कंसर्न, इनके अंदर वो अपराध आते हैं जो कि कंपैरेटिवली बेलेबल ऑफेंसेस से थोड़े हाई ग्रेविटी के ऑफेंसेस होते हैं, या इनमें वो अपराध भी आप कह सकते हैं जो कि हेनस कैटेगरी के यानी कि सीरियस कैटेगरी के ऑफेंसेस पे आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेप जो कि अंडर सेक्शन 376 आईपीसी में डिफाइंड है, डाउरी डेथ जो कि अंडर सेक्शन 304 बी में डिफाइंड है, और उदाहरण के लिए अगर हम ले लें तो एब्डक्शन, रॉबरी, ये सभी प्रकार के अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं। और जितने भी ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं दीज आर द कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस। अब आप ये जानना चाहेंगे कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस को एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद जुरिस्डिक्शन मिल जाता है, पावर मिल जाती है एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए, वो भी बिना किसी वारंट के। यानी कि हम सिंपल शब्दों में कहें तो पुलिस को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में किसी को गिरफ्तार करने के लिए अगर वो हेनस कैटेगरी के अंदर दर्ज है, हेनस कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो किसी भी वारंट की जरूरत नहीं है। पुलिस कभी भी एक्यूज को आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अरेस्ट कर सकती है। तो अभी तक के डिस्कशन से हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस पे जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करती है तो पुलिस को उसमें अरेस्ट करने की पावर नहीं है। यानी कि बेलेबल ऑफेंसेस पे बेल लेने की, कोर्ट से बेल लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब नॉन बेलेबल ऑफेंस पे पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करती है, वो भी हेनस कैटेगरी में, क्योंकि उसमें पुलिस को पावर आता है अरेस्ट करने का। और ऐसे सभी केसेस में जो एक्यूज के पास लीगल रेमेडी होती है वो होता है कोर्ट से बेल लेना। कोर्ट में एक्यूज दो तरीके से अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। पहला मेथड है सरेंडर कम बेल और दूसरा है एंटीसिपेटरी बेल। नॉर्मली ज्यादातर इन्हीं दो तरीकों से कोर्ट में बेल अप्लाई होती है। पहले कैटेगरी की बात हम करेंगे, सरेंडर कम बेल। जैसे कि नाम से ही साफ है, इसमें एक्यूज को बेल हेयरिंग के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होती है, या हम ये कहें बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान एक्यूज का कोर्ट में प्रेजेंट रहना जरूरी है। इस प्रोसीजर के अंदर अगर एक्यूज की बेल एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद डिसमिस होती है तो एक्यूज को तुरंत कस्टडी में ले लिया जाता है। जबकि हम बात करें सेकंड प्रोसीजर की जो कि एंटीसिपेटरी बेल है, उसका मतलब है बाहर ही बाहर से बेल। क्योंकि जब एंटीसिपेटरी बेल एक्यूज का फाइल होता है तो
उसकी सुनवाई के दौरान, उसकी बेल प्रोसीडिंग्स की सुनवाई के दौरान एक्यूज को कोर्ट में प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक्यूज अपने एडवोकेट के माध्यम से भी अपनी बेल की सुनवाई करा सकता है, अपनी बेल की प्रोसीडिंग जारी रख सकता है विदाउट सिक्योरिंग हिज प्रेजेंस इनसाइड द कोर्ट। तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस भी हो जाता है तो एक्यूज को कस्टडी में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक्यूज कोर्ट में मौजूद ही नहीं है। एक्यूज फिर से अपने एडवोकेट के पास जाकर के, अगर सेशन कोर्ट से लेट से बेल डिसमिस हुई है तो कंसर्न हाई कोर्ट पर फाइल कर सकता है। अगर कंसर्न हाई कोर्ट से डिसमिस हुई है तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी दरवाजा खटखटा सकता है। और ये सब करने के लिए एक्यूज को कोर्ट में अपना प्रेजेंस सिक्योर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने एडवोकेट के ऑफिस में जाकर बाहर से अपने डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन साइन कर सकता है। तो मोस्टली एक्यूज प्रेफर करते हैं अपनी बेल पिटीशन एंटीसिपेटरी बेल के प्रोसीजर के अंदर। रीजन इज वेरी क्लियर, देयर इज द मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व, यानी कि इस पर रिस्क फैक्टर कम है। तो जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत पे ही बताया था, हम चर्चा करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल, जिसके नाम से ही आपको लग रहा होगा एक वर्ड एंटीसिपेशन, एंटीसिपेटरी बेल जो कि डिराइव हुआ है वर्ड एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं आशंका, यानी कि जब एक्यूज को ऐसा एंटीसिपेशन हो रहा हो कि पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है तो वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है। इन अदर वर्ड, अगर एक्यूज को ऐसा एप्रीहेंशन है, यानी एक्यूज को ऐसा भय है, ऐसा डर है कि पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है और उसका फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को डिस्टर्ब कर सकती है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल में कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। और एंटीसिपेटरी बेल डिफाइन है अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। अब चलिए ये जानते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल कैसे फाइल किया जाता है, कहां फाइल किया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल का सबसे पहला प्रोसीजर है कि एक्यूज एक लीगल एक्सपर्ट के पास जा सकता है, एडवोकेट के पास जा सकता है, और वो एडवोकेट ड्राफ्ट करता है उसका एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। यहां पर ड्राफ्टिंग जो है एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का, वो एक मोस्ट टेक्निकल पार्ट है, क्योंकि इस पर जो एडवोकेट हैं वो अपनी लीगल एक्सपर्टाइज यूज करते हैं और वो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के साथ ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे एनेक्चर फाइल करते हैं, ज्यादातर जो यूजुअल प्रैक्टिस में आता है कि उससे वो एफआईआर के कंटेंट को या एफआईआर के एलिगेशन को डाइल्यूट कर सके। आफ्टर ड्राफ्टिंग ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल, अगला प्रोसीजर है फाइलिंग। एंटीसिपेटरी बेल ड्राफ्ट होने के बाद इसको फाइल किया जाता है फर्स्टली एट द सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में फाइल करने के बाद एंटीसिपेटरी बेल का हियरिंग होता है, जिसमें एक्यूज की तरफ से उनके लॉयर या उनके एडवोकेट अपेयर होते हैं, जबकि स्टेट या ये कहें पुलिस की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपेयर होते हैं, जिनको हम सरकारी वकील भी कहते हैं। और दोनों का आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को डिस्पोजल करता है, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर निर्णय देता है। यदि सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस भी हो चुकी है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक्यूज अपर कोर्ट या यूं कहें सुपीरियर कोर्ट पर जाकर के अपनी एंटीसिपेटरी बेल को अप्लाई कर सकता है, जो कि कंसर्न हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट से डिसमिसल के बाद एट द लास्ट एक्यूज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल को या बेल के महत्व को समझते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बारी प्रोनाउंस किया है, बेल इज ए रूल
एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल एक्यूज का राइट है और उसको जेल सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर भेजा जा सकता है। ऐसी प्रोनाउंसमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद एलियस बालिया में पहले भी की हुई है और टाइम टू टाइम ये लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट पे रिपीटिशन भी होता रहता है। 438 सीआरपीसी एंटीसिपेटरी बेल का जो कंसेप्ट है वो कनेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 गारंटी करता है कि इंडिया के सिटीजन का जो पर्सनल लिबर्टी है वो इन्फ्रिंजमेंट ना हो या वायलेट ना हो विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ हेनस कैटेगरी में नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज हो उसको एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में फाइल करना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक्यूज अपना पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी सिक्योर करता है और पुलिस की अरेस्ट करने की पावर को समाप्त करता है, खत्म करता है। यदि एक्यूज के पास एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर है तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। एंटीसिपेटरी बेल किसी भी पर्सन को अरेस्ट होने से बचाता है, पुलिस की ब्रूटलिटी से बचाता है, पुलिस के हैरेसमेंट से बचाता है, पुलिस के अनड्यू प्रेशर से बचाता है। अरेस्ट, जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो सिर्फ वो मेंटली और फिजिकली ही इफेक्टेड नहीं होता बल्कि उस पर्सन के ऊपर एक सोशल स्टिग्मा भी लगता है। यानी कि बिसाइड्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ फैक्टर्स एक्यूज की रेपुटेशन के ऊपर भी फर्क पड़ता है, उसकी सामाजिक जिंदगी के अंदर भी फर्क पड़ता है, जो कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, यहां तक के आसपास के सर्कल से जुड़ी लाइफ भी हो सकती है। तो एंटीसिपेटरी बेल एक्यूज को इन सब हैरेसमेंट से बचाता है। तो जब कोर्ट एक्यूज को ये एडवांटेजेस दे रहे हो यानी एंटीसिपेटरी बेल का रिलीफ देते हैं तो इतने बड़े रिलीफ के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आती हैं। तो अब बात करते हैं नॉर्मली उन टर्म्स एंड कंडीशन की विच कोर्ट यूज टू इम्पोज while granting the benefit of anticipatory bail to the accused। ज्यादातर जो बेल के साथ शर्तें लगाई जाती हैं वो लगाई जाती हैं एक्यूज का प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए। यानी कि जब भी पुलिस स्टेशन या ट्रायल कोर्ट एक्यूज को डायरेक्ट करेंगे तो एक्यूज अपने आप को गिवन टाइम के अंदर कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट रखेगा। इसके अलावा एक्यूज को रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस। यानी कि एक्यूज को यह निर्देश दिया जाता है, यह डायरेक्शन दी जाती है कि वो किसी भी तरीके से प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। अगर ऑफेंस हीनस है तो उसको यह भी डायरेक्शन दी जाती है कि वो किसी भी प्रकार से कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूटर से कांटेक्ट नहीं करेगा, ईदर फिजिकली और वर्चुअली या फिर कहें टेलीफोनिकली। इसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ श्योरिटी। ज्यादातर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन पर श्योरिटी प्रेजेंट करने की डायरेक्शन दी जाती है। श्योरिटी का अमाउंट 30,000, 20,000, 25,000, 50,000, 40,000 कुछ भी कोर्ट
तय कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यहां पर ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो अमाउंट बेल ऑर्डर पर मेंशन किया है, क्या उनको वो जमा कराना है, क्या उनको वो भरना है, क्या वो अमाउंट उनको फिजिकली किसी अथॉरिटी को डिपॉजिट करवाना है? और इसका आंसर है नो। यानी कि एक्यूज को जितने अमाउंट की जमानत मिली है, लेट से अगर 30,000 की जमानत मिली है, तो उसको 30,000 रुपए का एक श्योरिटी प्रेजेंट करना है, यानी 30,000 रुपए का कहे एक गारंटर प्रस्तुत करना है, जो इस चीज की गारंटी लेगा कि एक्यूज को जब जब डायरेक्शन मिलेगी वो उस समय इंश्योर करेगा कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे। और एक्यूज अगर कोर्ट में प्रेजेंस होने में असमर्थ रहता है या ये कहें फॉल्ट करता है, तो उस श्योरिटी को जितने की उसने जमानत ली थी वो पैसे तब कोर्ट में भरने होते हैं एज ए पेनल्टी। यानी कि ये बिल्कुल एक लोन की तरह है कि जब बोरोवर कोई लोन लेता है तो वो एक गारंटर बैंक को देता है, और गारंटर की लायबिलिटी तभी शुरू होती है जब बोरोवर लोन की इंस्टॉलमेंट देने में फेल हो जाता है या डिफॉल्ट करता है। सिमिलरली एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में भी किसी भी श्योरिटी को जिसको एक्यूज प्रेजेंट करना चाहता है, उसको तब तक कोई पैसे नहीं भरने होते जब तक एक्यूज फॉल्ट नहीं करता है। तो श्योरिटी को सिंपल एक श्योरिटी बॉन्ड भरना होता है, जिसमें वो ये ओथ लेता है कि यदि वो एक्यूज को कोर्ट में पेश नहीं कर पाया तो जितने की जमानत मिली है उतने पैसे वो बतौर पेनल्टी कोर्ट में फिल करेगा, कोर्ट में ऐसे पेनल्टी देगा। यानी कि जो अमाउंट एंटीसिपेटरी बेल के अंदर होता है वो एक्यूज को या श्योरिटी को तब तक सबमिट नहीं कराना है जब तक एक्यूज की प्रेजेंस पर डिफॉल्ट नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके अलग सब्जेक्ट मैटर में आप लोगों के सामने आए, तो अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट मैटर पर चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्टिव बॉक्स के अंदर हमने अपना कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। आपके फीडबैक का हम लोगों को इंतजार रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।